तो आज का हमारा टॉपिक है रेट लॉ के बारे में। ये हमारा आज का थर्ड लेक्चर है काइनेटिक्स का। तो रेट लॉ क्या होता है, सबसे पहले हम रेट लॉ के बारे में जानते हैं। देखो, रेट लॉ के बारे में लिखा हुआ है कि रेट लॉ एक्चुअल में एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड एक्सप्रेशन है। इट इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। तो आधी बात तो यहीं पर ही हमारी क्लियर हो जाती है कि हम इस एक्सप्रेशन को अपने हिसाब से अपनी तरह से नहीं लिख सकते। ठीक है, ये जैसा एक्सपेरिमेंट में ये एक्सप्रेशन होगा वैसा ही ये एक्सप्रेशन एक्चुअल में लिखा जाएगा। तो रेट लॉ इज ए, सबसे पहली बात आप लोगों ने समझनी है कि रेट लॉ इज ए एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड एक्सप्रेशन। तो ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड एक्सप्रेशन है। देखो, हम लोगों ने ना +1 के अंदर एक लॉ पढ़ा था जो इक्विलिब्रियम के अंदर, उस लॉ को बोलते थे लॉ ऑफ मास एक्शन, हम बोलते थे लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता था हमारे पास, जैसे अगर हम ए प्लस बी से प्रोडक्ट्स बनाते थे, ठीक है, तो हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है फॉरवर्ड रिएक्शन का, वो क्या लिखते थे कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर देयर स्टोक्योमेट्रीज। ये लॉ ऑफ मास एक्शन में ये चीज एप्लीकेबल थी। बट हम लोग पढ़ रहे हैं अब रेट लॉ। रेट लॉ में जो लॉ ऑफ मास एक्शन की ये जो पूरी की पूरी थ्योरी थी, ये पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं होती। रेट लॉ बेसिकली एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड एक्सप्रेशन है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से रिलेट करता है। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से किस तरह रिलेट करेगा, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। रेट लॉ के अकॉर्डिंग हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। कैसे, वो हम यहां पर देखते हैं। हमारे पास बेसिकली ये एक इक्वेशन है, एक रिएक्शन है जो कि है स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी से प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हुई है। तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है जो एक्सपेरिमेंटली आया है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए की मोलर कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बी की मोलर कंसंट्रेशन। जब भी हम कभी भी किसी भी क्वांटिटी को स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं तो वो जनरली उसकी मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। मोलर कंसंट्रेशन होता है जहां कंसंट्रेशन विच इज एक्सप्रेस्ड इन मोलैरिटी, मोल पर लीटर की फॉर्म में। अब हमने जो ए लिखा है, ए का रेस टू पावर हमने किया है x और b का रेस टू पावर हमने किया है y। देखो, अगर हम स्टोक्योमेट्री की बात करें तो स्टोक्योमेट्री में ये स्मॉल a था और स्मॉल b था। बट जब हमने एक्सप्रेशन के अंदर लिखा तो हमने इस जो स्टोक्योमेट्री थी उसको चेंज कर दिया। a की जगह हमने लिखा x और b की जगह हमने लिखा y। यानी कि a के इन प्लेस ऑफ ए हमने लिखा x और b के प्लेस में हमने लिखा y। अब रेट लॉ क्या कहता है? रेट लॉ कहता है कि ये एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड एक्सप्रेशन है जो रेट ऑफ रिएक्शन को कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से रिलेट करता है। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, जो ये हमारे पास एक्सप्रेशन के अंदर हम पावर्स लिखेंगे, वो पावर्स कैन बी इक्वल टू ए और कैन नॉट बी इक्वल टू ए। ये कोई रूल नहीं है। मतलब रेट लॉ हमें ये कहता है कि ये कोई रूल नहीं है कि भाई वो स्टोक्योमेट्री के इक्वल ही होगा, वो स्टोक्योमेट्री के इक्वल ही होगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। वो स्टोक्योमेट्री के इक्वल हो भी सकता है और वो स्टोक्योमेट्री के इक्वल नहीं भी हो सकता। यानी कि x जो है वो a के इक्वल हो भी सकता है और x जो है वो a के इक्वल नहीं भी होगा। इसी तरह से जो y है वो b के इक्वल हो भी सकता है और y जो है वो b के इक्वल नहीं भी हो सकता। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो a है वो x के इक्वल ही होगा या b है वो y के इक्वल होगा। अगर यहां पर लेट इट बी 1 है और यहां 2 है तो यहां पर शायद 1 हो या 0 हो, यहां पर शायद 1 हो या 2 हो। तो वो जरूरी नहीं है कि वो उसके इक्वल ही होगा। वो उसके इक्वल हो भी सकता है, वो इसके इक्वल नहीं भी हो सकता। तो हमें कैसे पता चलेगा? हमें पता नहीं चलेगा। रेट ऑफ रिएक्शन या रेट लॉ का हम अपनी तरफ से कभी भी नहीं लिख सकते। रेट लॉ हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होगा। तो हम किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ अपनी तरफ से नहीं लिख सकते। तो हम कभी भी रेट लॉ को अपनी तरफ से नहीं लिखेंगे। रेट लॉ हमेशा क्या होगा? रेट लॉ हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होगा। और रेट लॉ के लिए लिखेंगे हम रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर एक्स बी की पावर वाई।
ठीक है, जैसे इक्वेशन में हम इसको समझते हैं, थोड़ा इक्वेशन के बेसिस पे हम इसको समझते हैं। देखो हमारे पास जैसे एक इक्वेशन है, लेट इट बी, अभी हम बाकी चीजें बाद में करेंगे। हमारे पास जैसे एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, देखो इस इक्वेशन को देखते हैं हम लोग, सेकंड इक्वेशन को, बी पार्ट है। तो ये इक्वेशन है हमारे पास, ये है 2NH3, इट गिव्स इन द 1130 केल्विन प्लेटिनम की प्रेजेंस में, इट गिव्स N2 + 3H2, ये हमें मिला इक्वेशन से। अब इसका जो रेट होता है, रेट लॉ है, वो रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है, कि NH3 की किसी भी पावर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो NH3 की पावर 0 होती है यहां पे, यानी कि यहां पर NH3 के हम स्टोक्योमेट्री 2 लिख रहे हैं, बट यहां पर जब हमने एक्सपेरिमेंटली इसको वेरीफाई किया, तो एक्सपेरिमेंटली हमें पता चला कि एक्चुअल में अमोनिया की पावर 0, यानी कि अमोनिया के ऊपर, अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ये रिएक्शन डिपेंड ही नहीं करती। इसका मतलब है कि ये रिएक्शन अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती। यानी कि हमें इसका पता कैसे चलेगा, हमें इसका पता नहीं चलेगा, हमें एक्सपेरिमेंट से पता करना पड़ेगा। तो जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलेगा कि उसका जो ऑर्डर है, जो उसका रेट एक्सप्रेशन है, रेट लॉ है, वो क्या होगा। ठीक है, वो जो स्टोक्योमेट्री होगी उसके इक्वल हो भी सकता है, एंड इट इज आल्सो पॉसिबल कि वो इसके इक्वल ना भी हो। तो ये कोई रूल नहीं है कि रेट लॉ के अंदर जो हमारे पास एक्सप्रेशन के अंदर स्टोक्योमेट्री है वो उसके इक्वल ही होगा, ऐसा नहीं है। तो रेट लॉ क्या होता है, दोबारा समझो इसको। रेट लॉ क्या होता है, रेट लॉ एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड एक्सप्रेशन है जो रिलेट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से। यानी कि जैसे ए प्लस बी से प्रोडक्ट बना, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ए की मोलर कंसंट्रेशन रेज टू पावर एक्स, बी की मोलर कंसंट्रेशन रेज टू पावर वाई। जो एक्स है वो ए के इक्वल हो भी सकता है स्मॉल ए के, वाई जो है स्मॉल बी के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो एक्सपेरिमेंटल है ये, इसको हम रेट लॉ कहते हैं। तो ये रेट लॉ हमारे पास क्या आ गया, रेट इज, जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहां पर हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है जो कि हमारे पास है स्मॉल के, और इस स्मॉल के को हम रेट कांस्टेंट लिखते हैं। ठीक है, तो रेट लॉ क्या हो गया, रेट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू ए की मोलर कंसंट्रेशन रेज टू पावर सम स्टोक्योमेट्री सम पावर विच कैन बी इक्वल टू stoichiometry or cannot be equal to stoichiometry, या which may be equal to stoichiometry or may not be equal to stoichiometry. Similarly b की पावर y which can be equal to b or cannot be equal to b. तो रेट लॉ एक्सप्रेशन, सबसे पहली बात, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है। इसमें जो कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर होती है वो स्टोक्योमेट्री के इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो हमारे लिए मेनली है रेट लॉ को जानना। अगर हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो मोलर कंसंट्रेशन है उनको 1 ले लें, तो जो रेट है वो के इक्वल हो जाएगा। और इसी तरह से के की एक डेफिनेशन आ जाएगी, के को हम डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन when the concentration of reactant is taken as unity। अगर concentration of reactant को हम 1 ले लें तो जो रेट है वो k के इक्वल हो जाएगा। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट। अगर हम एक जनरल रिएक्शन ले, स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी से प्रोडक्ट बने हैं, तो इसका रेट लॉ क्या होगा, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। ए इज इक्वल टू एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स, बी इज इक्वल टू वाई इज नॉट इक्वल टू वाई। तो ये हमारे पास रेट लॉ हमारा एक एक्सप्रेशन होगा। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो समझने की बात वो ये है कि रेट लॉ जो होता है वो रेट लॉ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। हम अपनी मर्जी से कोई भी इक्वेशन नहीं लिख सकते, ये इक्वेशन हमें ऑलरेडी गिवन होगी, हर बार हमें ऑलरेडी गिवन होगी। तो हम किसी भी इक्वेशन का, कोई भी इक्वेशन का हम रेट लॉ अपनी तरफ से नहीं लिख सकते, हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलेगा कि इसका रेट ये हो सकता है, ये आएगा, तो हम उसी हिसाब से यहां पर इसको एक्चुअल में लिखेंगे। तो इस चीज को आपने याद रखना है जी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो रेट लॉ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमें किसी रिएक्शन का रेट लॉ पता है तो आपने जस्ट उसका रेट लॉ लिखना है और जो उसकी पावर्स है उनको ऐड करना है। जो सम है उन पावर्स का जब एडिशन करके वो पावर्स को ऐड करके आएगा रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर, वही उसका ऑर्डर है। तो
तो ऑर्डर क्या होता है? इट इज द सम ऑफ द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है, उस रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर जो पावर्स होती हैं, उन पावर्स को आप ऐड कर दो। उन पावर्स को ऐड करने के बाद जो सम आएगा वही हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं, तो इस इक्वेशन में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा? स्मॉल एक्स प्लस स्मॉल वाई, यानी कि एक्स प्लस वाई। ध्यान से सुनना ये बात, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नेवर बी ए प्लस बी, स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो कभी भी नहीं होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा रेट लॉ के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर देखा जाएगा। अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर एक्स और वाई की जो भी वैल्यू है उनको आप ऐड कर दो, उनकी पावर्स को आप ऐड कर दो, कंसंट्रेशन की पावर्स को, वही हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। तो जैसे हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है, क्वेश्चन भी है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन भी गिवन है, स्क्रीन पे आ रहा होगा कि एक रेट लॉ गिवन है और रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है k इंटू ए की पावर 1 और b की पावर 0.5। तो जब हमारे पास a की पावर 1 है और b की पावर 0.5 है, तो हमने इसका ऑर्डर निकालना है। तो हम इसका ऑर्डर कैलकुलेट कर लेंगे 1 प्लस 0.5, यानी कि 1.5 हमारे पास इसका ऑर्डर आ गया, ठीक है। इसी तरह सेकंड बी पार्ट में a की पावर 2 b की पावर 0, तो हम इसको करेंगे 2 प्लस 0 यानी कि 2। तो ऑर्डर हमारे पास इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी का भी ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। पर ऑर्डर के लिए आपको सबसे पहले जानना क्या होगा? रेट लॉ पता होना चाहिए। बिना रेट लॉ के आप ऑर्डर नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो आपको पहले ऑर्डर के लिए रेट लॉ पता होना चाहिए। रेट लॉ जैसे ही पता है आप उसका ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ऑर्डर के लिए आपने जो पावर्स हैं उनको जस्ट ऐड करना है। आई होप इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसके बाद हमारे पास जो है वो है टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि ऑर्डर कितनी तरह का होता है। ऑर्डर किसी भी रिएक्शन का पॉजिटिव हो सकता है, ऑर्डर किसी भी रिएक्शन का नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है। ऑर्डर 1 हो सकता है। अगर किसी का ऑर्डर 1 है तो हम उसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। अगर किसी का ऑर्डर सेकंड है तो हम उसको सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। अगर किसी का ऑर्डर 3 है तो हम उसको थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। अगर किसी का ऑर्डर 0 है तो हम उसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। यही फेमस है हमारे लिए। वैसे ऑर्डर कैन बी नेगेटिव आल्सो, -1 कैन बी -2, कैन बी फ्रैक्शन 0.5, 1.5 और एनीथिंग। अगर 3 से ज्यादा ऑर्डर्स ज्यादातर पॉसिबल नहीं होते, जैसे 4, 5, 6 ऑर्डर्स, ये पॉसिबल नहीं होते, ठीक है। तो ऑर्डर हमेशा हमारे पास छोटी क्वांटिटी होती है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है। इस चीज को आपने समझना है। जैसे कुछ एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे। जीरो ऑर्डर का हम एग्जांपल पढ़ते हैं। जितने भी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस होते हैं मेटल सरफेस पे, वो सारे जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। जैसे अमोनिया का हमने पहले भी बात की। अमोनिया की ये डिकम्पोजिशन है प्लैटिनम कैटलिस्ट और 1130 केल्विन पर। तो इसका जब रेट एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया तो वो अमोनिया की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। तो इसका ऑर्डर जो है वो 0 है। इसी तरह H2 प्लस Cl2 HNO की प्रेजेंस में 2HCl बनाता है। तो H2 और Cl2 की दोनों की स्टोइकियोमेट्री 1-1 है, पर इनके ऊपर जो ऑर्डर है वो डिपेंड ही नहीं करता। तो 0-0 हमारे पास ऑर्डर इज एक्चुअली 0। बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट, हमने पहली लाइन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे तब हम एक चीज समझेंगे कि जितने भी दुनिया के जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं और उनकी प्रोसेसेस होते हैं, रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेसेस होते हैं, वो सभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स प्लेस करते हैं। वो सारे रिएक्शंस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं। तो आपने याद रखना है, जितनी भी दुनिया की रेडियो एक्टिव डिकेज होते हैं वो सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस वाले होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स प्लेस करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन भी है, न्यूमेरिकल भी है। एक न्यूमेरिकल है, लगभग जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर में उनमें लगभग तो दिया ही होता है कि क्या ऑर्डर होगा, जीरो ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है। बट एक न्यूमेरिकल है जिसमें इसके बारे में गिवन नहीं है, पर हमें ये गिवन है कि उसके अंदर कार्बन की रेडियो एक्टिविटी शो हो रही है। तो अगर हमें रेडियो एक्टिविटी के बारे में पता चला तो रेडियो एक्टिविटी का मतलब है कि एक्चुअल में वो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो जितने भी रेडियो एक्टिव डिके वाले प्रोसेसेस होते हैं वो सारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। इसी तरह एक रिएक्शन है SOCl2 की डिसइंटीग्रेशन SO2 और Cl2 में। तो इसका भी रेट जो है वो SO2 Cl2 की पावर हमारे पास 1 है। तो रेट इज इक्वल टू K इंटू SO2 Cl2 की पावर 1।
तो ये हमारे पास 1 है, यहाँ पर भी हमारे पास 1 है। इसी तरह से हमारे पास कुछ और सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस है, जैसे ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, इसमें 1 1 स्टोइकियोमेट्री है, तो यहाँ पर भी 1 1 है, तो टोटल ऑर्डर हमारे पास 2 हो जाता है। देखो यहाँ पर जो स्मॉल ए है वो x के इक्वल है, स्मॉल बी भी y के इक्वल है। इसी तरह कुछ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, जैसे ये रिएक्शन है, इसमें भी 2 और 1 है, देखकर भी बता सकते हैं, पर हमने देखकर कभी बताना नहीं है, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट किया तभी हमें पता चला कि ये ऐसा हो सकता है, वरना हम इसको प्रिडिक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और अपनी तरफ से प्रिडिक्ट कभी करना भी नहीं है कि इसका ऑर्डर ये हो सकता है, बिकॉज दिस इज जस्ट अवर पॉसिबिलिटी। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इट ऑल डिपेंड ऑन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल डाटा। तो ये हमारे पास ऑर्डर और रेट लॉ के बारे में था। ठीक है, आई होप यहां तक बच्चों को क्लियर होगा। अगर हमने पहले दो चीजें हमने आज पढ़ी, मैं तुम्हें दोबारा बता देता हूं। सबसे पहले हमने पढ़ा रेट लॉ। रेट लॉ एक्चुअल में क्या होता है, दोबारा सुन लो। एक कोई भी रिएक्शन है, उस रिएक्शन के अंदर जितनी भी स्टोइकियोमेट्रीज है, उन स्टोइकियोमेट्रीज के ऊपर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। ठीक है, रेट लॉ जब हम लिखेंगे तो रेट लॉ के अंदर जो हम पावर्स लिखेंगे वो पावर्स हम स्टोइकियोमेट्री के इक्वल रख भी सकते हैं और स्टोइकियोमेट्री के इक्वल नहीं भी कर सकते। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो मोलर कंसंट्रेशन के रेस टू पावर हम रख भी सकते हैं, स्टोइकियोमेट्री के नहीं भी रख सकते। तो ये हमारे पास रेट लॉ होता है बेसिकली। ठीक है, तो रेट लॉ के बारे में हमने जाना। रेट और लॉ के अंदर जो पावर्स होती है, उन पावर्स को जब आप ऐड कर दोगे तो वो ऑर्डर होता है। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है रिएक्शन का, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ये हमने इनके कुछ एग्जांपल्स लर्न करने हैं। जीरो के, जैसे जीरो के एग्जांपल्स थे कुछ फर्स्ट में आपने याद रखना है जितने भी रेडियो एक्टिव डिकेज होते हैं। सेकंड ऑर्डर का एक एग्जांपल है, एक थर्ड ऑर्डर का, एक एक एग्जांपल आपने इनका याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। देखो दो तरह की रिएक्शंस होती हैं, एक होती है एलिमेंट्री रिएक्शंस, एक होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस? एलिमेंट्री रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाएं, एक स्टेप के अंदर टेक प्लेस हो जाएं, उनको हम एलिमेंट्री रिएक्शंस का नाम देते हैं। और ऐसी रिएक्शंस जो एक बार स्टार्ट होती हैं एंड दे टेक these reactions take multiple steps to complete। यानी कि जैसे हम A से E तक जाना है हमने, तो पहले A से बन रहा है B, फिर B से बन रहा है C, C से बन रहा है D और D से बन रहा है E। तो A से लेके E तक के प्रोसेस में कई सारे छोटे छोटे स्टेप्स हैं। ठीक है, तो जो A से लेके B बन रहा है, इस रिएक्शन को हम एलिमेंट्री रिएक्शन कहेंगे। तो मैं जैसे इसको एलिमेंट्री रिएक्शन 1 कह रहा हूं। बी से सी बन रहा है, ये भी एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये एलिमेंट्री रिएक्शन 2 है। सी से डी बन रहा है, ये भी एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन 3 है। डी से ई बन रहा है, ये एलिमेंट्री रिएक्शन 4 है। बट जब आप ए से ई तक जाओगे तो ये एक कौन सा रिएक्शन है, ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो आपने याद रखना है कि एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो एक स्टेप में के अंदर कंप्लीट होती है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो मल्टीपल स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है, जिसको काफी सारे स्टेप्स लग जाते हैं कंप्लीट होने में। तो वो इट टेक्स क्वाइट लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स टू कंप्लीट इट। ठीक है, तो ए से लेके ई तक के प्रोसेस को हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहेंगे, और ए से बी, बी से सी, एक एक सिंगल स्टेप को हम एलिमेंट्री रिएक्शन कहेंगे। तो हमेशा एलिमेंट्री रिएक्शन मिलकर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं सभी को मिला दें तो वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बनता है। अच्छा, आपने ये भी बात समझनी है, जो हमारे पास सीक्वेंस होता है एलिमेंट्री रिएक्शन का, वही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बनाता है। और उस सीक्वेंस को, उस चेन को, जो सीक्वेंस होता है उस सीक्वेंस को हम, उस सीरीज को, एलिमेंट्री रिएक्शन की सीरीज को हम मैकेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, हम उसको मैकेनिज्म बोलते हैं। तो मैं ये भी आपको क्लियर कर दूं यहीं पर, एक इंटरमीडिएट का टॉपिक और एक मैकेनिज्म क्या होता है। देखो ए से ई बनना है, तो ए से पहले बी बना। अब बी जो है वो ए का तो वो प्रोडक्ट है पर सी का वो रिएक्टेंट है। ए का तो प्रोडक्ट है पर सी का वो रिएक्टेंट है, यानी कि वो स्पीशी, इंटरमीडिएट क्या होता है, वो स्पीशी जो कि एक स्टेप में तो प्रोड्यूस होती है और अगले स्टेप में ही कंज्यूम हो जाती है।
एक स्टेप में तो प्रोड्यूस होती है और अगले स्टेप में कंज्यूम हो जाती है। ऐसी स्पीशी को, ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स को, मॉलिक्यूल्स को, ऐसे कंपाउंड्स को हम इंटरमीडिएट्स कहते हैं। जब भी कोई एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन में तो एक रिएक्टेंट होता है और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, पर जब कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है जिसके अंदर काफी सारी एलिमेंट्री रिएक्शन होती है तो उसके अंदर इंटरमीडिएट्स बनते हैं। तो जैसे ए से ई बनना है तो पहले ए से बना बी, बी से बना सी, सी से बना डी, तो ये बी सी डी तीनों ही इंटरमीडिएट्स हैं, ठीक है। और इसी पूरे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को जब ए से बी बना, बी से सी से डी, डी से ई, इस पूरी सीरीज को, एलिमेंट्री रिएक्शन की पूरी सीरीज को हम बेसिकली क्या बोलते हैं? हम बेसिकली बोलते हैं मैकेनिज्म। हम उसको मैकेनिज्म का नाम देते हैं। तो इसी पूरी सीरीज को हम मैकेनिज्म बोलते हैं। तो ये पूरी सीरीज हमारे पास मैकेनिज्म होती है। एक हमने इंपॉर्टेंट बात समझनी है, पूरे मैकेनिज्म के अंदर जहां पर ए से ई बन रहा है तो पहले ए से बी बनेगा, बी से बनेगा सी, सी से बनेगा डी, और डी से अल्टीमेटली ई बन रहा है। एक स्टेप ऐसा भी होगा, जैसे फर्स्ट स्टेप है, एक सेकंड स्टेप है, एक थर्ड स्टेप है, एक फोर्थ स्टेप है, इसमें 4 स्टेप्स हैं। तो एक स्टेप ऐसा भी होगा जो स्लो स्टेप होगा, जैसे थर्ड स्लो स्टेप है, लेट इट बी, ये थर्ड स्लो स्टेप है। जो भी स्लो स्टेप होगा वो हमेशा रेट को डिटरमाइन करता है। दैट स्टेप इज ऑलवेज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो आपने एक तो इंटरमीडिएट समझना है। इंटरमीडिएट वो स्पीशीज होते हैं जो एक स्टेप में बनते हैं, दूसरे स्टेप में कंज्यूम हो जाते हैं। मैकेनिज्म बेसिकली एक सीरीज होता है एलिमेंट्री रिएक्शन का, जिससे ओवरऑल मैकेनिज्म, ओवरऑल रिएक्शन का अकाउंट का पता चल जाता है हमें। जो ओवरऑल रिएक्शन को एक्सप्लेन करता है उसको मैकेनिज्म बोलते हैं। उन मैकेनिज्म के अंदर एक स्टेप ऐसा होता है जो थोड़ा स्लो होता है, और उसी स्लो स्टेप को हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं, ठीक है। तो आपने ये चीज याद रखनी है। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है, हमने एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया, मैकेनिज्म के बारे में पढ़ लिया और इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ लिया। अब हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ते हैं हम, उसका नाम है मॉलिक्यूलैरिटी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, ये इस लेक्चर का ये लास्ट टॉपिक है, मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में देखो, मॉलिक्यूलैरिटी का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉलिक्यूलैरिटी? वैसे तो लिखा हुआ है, आप लोग इसको समझो भी। मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब होता है द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, यानी कि जो रिएक्ट कर रहे हैं। अब वो रिएक्ट कौन कर रहा है? मॉलिक्यूल भी रिएक्ट कर सकता है, एटम भी कर सकता है और आयन भी कर सकता है, which are taking part in an elementary reaction and which must collide simultaneously in order to bring about a chemical reaction। यानी कि अब ध्यान से समझो, एक एलिमेंट्री रिएक्शन टेक्स प्लेस कर रही है। उस एलिमेंट्री रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल हैं जो कि आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं, और इसी कोलिजन से एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन जो है वो टेक्स प्लेस हो रही है। इसी कोलिजन की वजह से वो टेक्स प्लेस हो रही है। तो ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं, इन दो मॉलिक्यूल की वजह से केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो ये जो रिएक्शन है ये एक बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। तो हमें जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो हम उस केमिकल रिएक्शन में ये पता लगाते हैं, एक्सपेरिमेंट से ये पता लगाते हैं कि उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स या आयंस या एटम्स ने साइमल्टेनियसली एक दूसरे के साथ कोलाइड किया। हम अपनी थ्योरी से ये पता लगाते हैं, जितने मॉलिक्यूल्स ने एक साथ कोलाइड किया हम उसको उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी बना देते हैं। तो हम कहते हैं कि वो उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी होती है। तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है? मॉलिक्यूलैरिटी हमारे पास एक नंबर है रिएक्टिंग स्पीशीज का। वो रिएक्टिंग स्पीशीज कौन कौन से होते हैं? वो रिएक्टिंग स्पीशीज कैन बी मॉलिक्यूल, कैन बी आयन, कैन बी एटम, जो एक एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट करते हैं और जो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं साइमल्टेनियसली, जिससे एक केमिकल रिएक्शन होती है, उसको मॉलिक्यूलैरिटी का नाम देते हैं। तो हमारे पास मॉलिक्यूलैरिटी क्या है? मॉलिक्यूलैरिटी बेसिकली हमारे पास नंबर है रिएक्टिंग स्पीशीज का जो रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट करते हैं। अगर मॉलिक्यूलैरिटी किसी की 1 होती है तो उस रिएक्शन को हम यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। अगर किसी की मॉलिक्यूलरिटी 2 होती है तो उस रिएक्शन को बाई मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलरिटी 3 होती है तो उसको ट्राई मॉलिक्यूलर। हायर मॉलिक्यूलरिटी पॉसिबल नहीं होती, 3 से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी पॉसिबल नहीं होती, और मॉलिक्यूलरिटी कभी 0 भी नहीं हो सकती, यानी कि कोई मॉलिक्यूल अगर है ही नहीं तो वो कोलाइड क्या करेगा?
तो मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी 0, कैन नेवर बी नेगेटिव, कैन नेवर बी मोर देन 3 और कैन नेवर बी फ्रैक्शन। तो मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में ये डिफरेंस भी होता है, ऑर्डर कैन बी 0, कैन बी फ्रैक्शन, कैन बी नेगेटिव, पर मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 0, कभी भी नेगेटिव और कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती। तो मॉलिक्यूलरिटी के लिए आपने याद रखना है कि मॉलिक्यूलरिटी हमेशा एक यूनिमॉलिक्यूलर, 2 बाइमॉलिक्यूलर और 3 ट्राइमॉलिक्यूलर होती है। मॉलिक्यूलरिटी का जो मतलब होता है वो सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी का कोई मतलब नहीं होता। यानी कि जो एक एलिमेंट्री रिएक्शन होती है उसी में ही हम ये बता सकते हैं कि वो रिएक्शन जो एक स्टेप के अंदर कंप्लीट हो रही है उसके अंदर कितने रिएक्टेंट्स हैं जिन्होंने एक साथ टेक पार्ट किया, ठीक है, साइमल्टेनियसली टेक पार्ट किया और साइमल्टेनियसली कोलाइड किया, तो उसी को ही हम मॉलिक्यूलरिटी का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था जी आज का, ये मॉलिक्यूलरिटी के बारे में था। तो आज के हमारे 3 टॉपिक थे बेसिकली। एक तो हमारे पास जो टॉपिक था वो था हमने पढ़ा शुरू में रेट लॉ, एक हमने ऑर्डर के हमने एग्जांपल्स पढ़े सभी के, और नेक्स्ट हमने एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, मैकेनिज्म क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है और इंटरमीडिएट और मैकेनिज्म के बारे में हमने लास्ट तक पढ़ा। तो ये हमारा जी आज का टॉपिक था जी, ये था जी हमारा आज का टॉपिक। इसको आपने जरूर अच्छे से करना है जी इस टॉपिक को, ठीक है। तो इतना था जी हमारा आज का टॉपिक।